हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th के थर्ड लेसन के बारे में, जिसका नाम मृदा है, सोइल है। दो वीडियो इससे पहले अपने बना चुके हैं इस टॉपिक पर, जिसमें अपने मृदा के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, मृदा की परिभाषा के बारे में, और उसके बाद में हमने सोइल टेक्सचर, मृदा कणाकार के बारे में बात की थी। और अगली वीडियो में हमने मृदा संरचना, सोइल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। और हमने अंत में कहा था कि अगला टॉपिक अपना रहेगा मृदा जल। ठीक है, देखते हैं मृदा सोइल। ठीक है, तो इसमें अपने टॉपिक है मृदा जल या सोइल वाटर। सोइल वाटर के बारे में अपने पढ़ेंगे। देखिए, मृदा के रंध्रों के बीच में, मृदा में जो रिक्त स्थान होते हैं, रंध्र होते हैं, उनमें जो जल पाया जाता है उनको मृदा जल बोला जाता है। उसके बाद में इसको एटीएम या बार इकाई से मापा जाता है। तो ये पौधों के लिए आवश्यक होता है मृदा जल। तो इससे ही क्या होते हैं, पौधे जल को ग्रहण करते हैं, मृदा के द्वारा ही जल को ग्रहण करते हैं। देखते हैं कौन कौन से जल होते हैं, कौन कौन से पौधे ग्रहण कर पाते हैं और कौन सा जल पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इन सब की चर्चा अपने कंटिन्यू करते रहेंगे। सबसे पहले लिखते हैं कि मृदा जल क्या होता है। मृदा कणों के बीच रंध्रावकाशों, मृदा कणों के बीच रंध्रावकाशों में उपस्थित जल मृदा जल कहलाता है। मृदा जल कहलाता है। ठीक है, तो मृदा कणों के बीच रंध्रावकाशों में जो उपस्थित जल होता है उसको मृदा जल बोला जाता है। यह सामान्यतः सूक्ष्म या माइक्रो रंध्रों में पाया जाता है। कौन से रंध्रों में पाया जाता है? सूक्ष्म जो या माइक्रो जो रंध्र होते हैं उनमें पाया जाता है। उसके बाद में मृदा जल को मृदा में एटीएम या बार में मापा जाता है। यानी कि इसकी इकाई है जो एटीएम या बार है। इसके बाद में अपने देखते हैं कि मृदा में जल होता है भौतिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से 3 भाग है देखते हैं। सबसे पहला है आर्द्रता ग्राही जल। इसकी चर्चा अपने डिटेल से करेंगे। दूसरा है गुरुत्वीय जल और तीसरा है केशिकीय जल। अब ये 3 प्रकार के जल होते हैं। सबसे पहला आर्द्रताग्राही जल, दूसरा गुरुत्वीय जल और तीसरा केशिकीय जल। अब जो ये आर्द्रताग्राही जल होता है किस प्रकार से पाया जाता है? जैसे ये मृदा का कण है, ये क्या है? मृदा कण है। ये मृदा का कण है। तो मृदा के चारों ओर जो जल पाया जाता है, जो इसके अंदर जो जल पाया जाएगा,
इसको अपने इसी से लिखते हैं, मृदा कण। अब ये क्या होता है, ये जो रेड पेन से मैं दिखा रहा हूं, ये जो जल पाया जाता है वो होता है आर्द्रताग्राही। मतलब मृदा कणों के चारों ओर जो एक परत बनाता है वो जल होता है, वो कौन सा जल होता है, ये है, रेड पेन से लिख देते हैं इसको, आर्द्रताग्राही जल। अब ये जो आर्द्रताग्राही जल होता है ये पौधों को उपलब्ध नहीं होता, पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। पौधों के ये जो जल है वो कोई भी काम नहीं आता, और यह कितने -31 बार पर होता है। कहाँ होता है, -31 बार। अब ये जो जल होता है वो -31 बार पर होता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि गुरुत्वीय जल। अब जो जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पौधों की जड़ों वाले क्षेत्र से नीचे चला जाता है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय जल। क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्वीय जल। यह भी पौधों को प्राप्त नहीं होता क्योंकि ये तो नीचे चला जाता है। और जो गुरुत्वीय जल होता है वो अंतःस्रवण के कारण नीचे चला जाता है, और जो ये होता है वो -1/3 बार पर होता है। कहाँ पर होता है, -1/3 बार पर होता है। कहाँ होता है, -1/3 बार पर। कौन सा जल होता है, गुरुत्वीय जल। अब जो ये काली काली पट्टी दिखाई दे रही है, जो ये वाली पट्टी है, अब ये किस चीज की पट्टी है, केशिकीय जल की पट्टी है। ये जो पानी है ये पौधों को प्राप्त होता है, ये केशिकीय जल की पट्टी है और ये पौधों को प्राप्त होता है। ये कौन सा जल है, केशिकीय जल। अब ये पौधों को क्या होता है, प्राप्त होता है। ये भी पौधों को प्राप्त नहीं होता, तो ये क्या होता है, पौधों को प्राप्त होता है। अब ये जल होता है वो पौधों को प्राप्त होता है, और ये जो जल है वो फील्ड कैपेसिटी, जो आर्द्रताग्राही जल, अब ये दोनों के बीच में होता है आर्द्रताग्राही जल और फील्ड कैपेसिटी, मतलब क्षेत्र क्षमता के दोनों के मध्य होता है। केशिकीय जल की डिटेल से अपने चर्चा करेंगे क्योंकि ये जल पौधों को उपलब्ध होता है। ये जल होता है वो पौधों को दोनों गुरुत्वीय बल और आर्द्रताग्राही जो जल होता है ये दोनों को पौधों को उपलब्ध नहीं होते, इसलिए अपने इनकी डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। इनका इतना ही ध्यान रखेंगे कि पौधों को उपलब्ध नहीं होते, ऐसे पाए जाते हैं और इतने बार पर पाए जाते हैं। बाकी चर्चा अपने केशिकीय जल की चर्चा करेंगे, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया। हेडिंग डालते हैं अपने केशिकीय जल। हाँ जी, अब सबसे पहले अपने हेडिंग तीसरा जल पढ़ेंगे। सीधा डाल लेते हैं हेडिंग केशिकीय जल, या इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। यह जल पौधों को उपलब्ध होता है, यह जल पौधों को उपलब्ध होता है। अब ये जल क्या होता है, पौधों को उपलब्ध होता है। इसके बाद में दूसरा अपने बात करते हैं कि यह आर्द्रताग्राही जल व क्षेत्र क्षमता के मध्य होता है। अब आर्द्रताग्राही कितना होता है, आर्द्रताग्राही होता है -31 बार आपने बताया था, तो ये -31 बार ये होता है -1/3 से -31 बार।
31 बार के मध्य ये पौधों को प्राप्त होता है, ये इतने बार के मध्य होता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि जो केशिकीय जल है वह प्रभावित करने वाले कारक, केशिकीय जल को प्रभावित करने वाले कारक, केशिकीय जल को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो केशिकीय जल को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव प्रभावित करता है। दूसरा देखेंगे अपने किस प्रकार से प्रभावित करता है, मृदा कणाकार प्रभावित करता है, मृदा कणाकार प्रभावित करता है, मृदा संरचना प्रभावित करती है, मृदा संरचना प्रभावित करती है, और जीवांश पदार्थ प्रभावित करते हैं। कौन? जीवांश पदार्थ प्रभावित करते हैं। अब सबसे पहले अपने देखते हैं पृष्ठ तनाव किस प्रकार से प्रभावित करता है। यदि पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो मृदा केशिकीय जल बढ़ेगा। अब यदि पृष्ठ तनाव कम होगा, पृष्ठ तनाव कम होगा तो केशिकीय जल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब कणाकार किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब जो मृदा के कण छोटे होते हैं, मृदा के महीन कणों वाली संरचना में क्या होता है? केशिकीय जल अधिक होते हैं। और मृदा के कण बड़े होंगे, बड़े जिसमें होंगे उसमें केशिकीय जल क्या होगा? केशिकीय जल कम होगा। अब मृदा संरचना, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित करती है? कणीय जो संरचना होती है, कणीय संरचना में केशिकीय जल अधिक होगा। एकल संरचना जो होती है, एक ही प्रकार की संरचना होती है, उसमें क्या होता है? में केशिकीय जल कम होता है। अब जीवांश पदार्थ किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? यदि जीवांश पदार्थ अधिक होने पर केशिकीय जल भी अधिक होगा। जीवांश पदार्थ अधिक होंगे तो केशिकीय जल भी क्या होगा? अधिक होगा। अब देखते हैं जीवांश पदार्थ कम होते हैं तो केशिकीय जल भी क्या हो जाएगा? केशिकीय जल भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको आप नोट कीजिए कि किस प्रकार से ये प्रभावित करता है और केशिकीय जल होता किस प्रकार से। जल्दी से इसको नोट कीजिए। हाँ जी, अब पढ़ते हैं केशिकीय जल की गति। केशिकीय जल गति किस प्रकार से करता है? केशिकीय जल की गति। अब मैंने आपको बताया था कि केशिकीय जल किस प्रकार से होता है। जैसे ये मृदा कण है, मृदा कण, और क्या होगा कि इसके चारों ओर जो झिल्ली के रूप में क्या होगा? ये केशिकीय जल होगा। अब ये क्या हो गया? मृदा कण, और ये क्या हो गया? इसके चारों ओर झिल्ली के रूप में हो गया केशिकीय जल। अब केशिकीय जल होता है तो ये दोनों क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के पास में आते हैं, बलों के कारण एक दूसरे के पास में आते हैं, और नीचे एक इस प्रकार से फिर होगा, अपने 3 मृदा कणों के चारों ओर जो है उनको जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा? इनके क्या आएगा? पास में आएगा।
अब ये एक दूसरे के पास में आते हैं तो किस प्रकार से हो जाते हैं, ये मृदा का कण हो जाता है, ये मृदा का कण हो जाता है, ये मृदा का कण हो जाता है, और ये इस प्रकार से क्या होता है कि केशिकीय जल हो जाता है। उनके रिक्त स्थानों में क्या भर जाता है, केशिकीय जल भर जाता है। ये क्या हो गया, मृदा कण, मृदा कण, मृदा कण, और ये बीच में रिक्त स्थान रह जाते हैं कुछ। और इनमें क्या होते हैं, इन रिक्त स्थानों में जो ये रिक्त स्थान दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले रिक्त स्थान, इनमें क्या हो जाएगा, इनमें क्या हो जाएगा, केशिकीय जल। जो ये है जल वो इसमें केशिकीय जल क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इस प्रकार से क्या होते हैं कि गति करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से केशिकीय जल गति करते हैं। तो झिल्लियों में आपस में गति होती है और दोनों आपस में क्या हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। और मिलेगी तब ये क्या होगा, यहाँ से टूट के ये ऐसे हो जाएगी और ये यहाँ से टूट के ऐसे हो जाएगी, तो ये बड़ी संरचना हो जाएगी। फिर ये क्या होगा, इनके साथ मिलेगी तो ये ऐसे हो जाएगी और ऐसे हो जाएगी। इस प्रकार से क्या होता है, ये कण आपस में मिलते हैं और यहाँ जो बीच में स्पेस रहता है इसमें केशिकीय जल क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में अपने देखते हैं सबसे पहले कि जल धारण क्षमता क्या होती है। एक नाम आया था फील्ड कैपेसिटी, और उसी का अपने जिक्र भी करेंगे कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब नाम से पता चल रहा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कि वाटर होल्ड मतलब रखने की या धारण करने की जो क्षमता होती है वो जल धारण क्षमता होती है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। मतलब कोई मृदा है वह अपने अंदर कितना जल रख सकती है उसकी कुल मात्रा को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या मृदा जल धारण क्षमता कहा जाता है। तो इसको लिखते हैं, मृदा कणों में, मृदा कणों में उपस्थित जल की वह मात्रा, मृदा कणों में उपस्थित अधिकतम जल की वह मात्रा जो मृदा कणों द्वारा धारण की जा सकती है, धारण की जा सकती है, क्या कहलाता है, मृदा की क्या होगी, जल धारण क्षमता होती है। ठीक है, तो जल धारण क्षमता किसे कहते हैं कि मृदा के कणों के द्वारा अधिकतम जल को रखने की क्षमता क्या कहलाती है, जल धारण क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये अलग अलग मृदा के में अलग अलग होती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जल को धारण करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पानी नीचे जाता है उसके विपरीत बल लगा के वो पानी ऊपर रखने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोला जाता है, जल धारण क्षमता बोला जाता है। अब अपने बात करते हैं क्षेत्र क्षमता। एक नाम आया था अपने क्षेत्र क्षमता। अब ये क्षेत्र क्षमता कितने बार पर होती है, -31 बार पर अपने पढ़ा था, और 1/3 बार के मध्य होता है, वो क्या होता है, केशिकीय जल होता है। तो सिंचाई के ये क्या होता है, क्षेत्र क्षमता, उस क्षेत्र की कितनी क्षमता है जल धारण करने की, तो वो अपने कब नापा जाता है, सिंचाई के 34 से 48 घंटे बाद। तो सिंचाई के 34 से 48 घंटे बाद मृदा में
गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जल को रखने की क्षमता क्या कहलाती है? रखने की क्षमता जल धारण क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? जल धारण क्षमता कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि अपने सिंचाई कर दी, उसके 36 से 48 घंटे बाद जो मृदा में नमी बनी रहती है उसको क्या बोला जाता है? क्षेत्र क्षमता बोला जाता है। उस पानी की प्रतिशत मात्रा को क्षेत्र क्षमता बोला जाता है कि इसकी इतनी क्षेत्र क्षमता है, इसकी इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद अपने देखते हैं म्लानी बिंदु। देखिए, अपने देखते हैं म्लानी बिंदु के बारे में। म्लानी बिंदु या विल्टिंग पॉइंट। अब म्लानी बिंदु या विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जो दो प्रकार से होता है। एक अस्थायी म्लानी बिंदु, दूसरा स्थायी म्लानी बिंदु। अब क्या होता है, पौधों में मृदा में क्या होता है? पानी की कमी आ जाती है। किस कारण से? वर्षा के कम होने से वर्षा क्या होगी? कम होगी, और वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण, इन दोनों से क्या होगी? पानी की हानि अधिक होगी। तो पानी की आवक तो कम होगी और पानी की लागत क्या होगी? ज़्यादा होगी। वाष्पीकरण क्या होता है कि धरातल से पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पौधों के द्वारा पत्तियों के रंध्रों से जो पानी भाप बनकर उड़ा दिया जाता है उसको वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। तो देखिए, तो वर्षा कम होगी या पानी की उपलब्धता कम होगी और लागत क्या होगी? लागत ज़्यादा होगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि पानी की कमी आएगी। मृदा में क्या होगा? पानी की कमी आती है। क्या होगा? श्योर कमी आएगी, क्योंकि लगातार पानी तो उड़ते जा रहा है और पानी आ कम रहा है, तो मृदा में पानी की क्या आएगी? कमी आएगी। जब मृदा में पानी की कमी आएगी तो क्या होगा कि पौधे मुरझाने लग जाएंगे। क्या होंगे? पौधे मुरझाने लगेंगे। अब जब पौधे मुरझाने लगते हैं, तब क्या होता है कि यदि अपने पानी उनको पौधों को दे देते हैं तो एक कंडीशन होती है कि वह जीवित हो जाते हैं। यदि जीवित हो जाते हैं पानी देने से पुनः जीवित हो जाते हैं, और तो वो क्या होगा? अस्थायी म्लानी बिंदु होगा। अब फिर भी अपने पास पानी उपलब्ध नहीं हुआ, पौधे मुरझाने लगे और बहुत ज़्यादा मुरझा गए। उसके बाद में अपने पानी देने पर पौधे हरे नहीं होते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, जीवित नहीं होते हैं। बाद में संजीवनी बूटी देने के बाद में वो क्या होते हैं? जीवित नहीं होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी म्लानी बिंदु बोला जाता है। ठीक है, अब ये था स्थायी म्लानी बिंदु और अस्थायी म्लानी बिंदु। अब जो स्थायी म्लानी बिंदु और अस्थायी म्लानी बिंदु पर कुल जो पानी की मात्रा होती है, प्रतिशत मात्रा होती है जो पानी की, उसको मुरझान गुणांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो इन दोनों पर पानी की मात्रा, मृदा में उपस्थित पानी की मात्रा होगी, उसको क्या बोलेंगे? मुरझान गुणांक। क्या बोलते हैं? मुरझान गुणांक या विल्टिंग कोएफिशिएंट।
विल्टिंग कोएफिशिएंट। विल्टिंग कोएफिशिएंट बोला जाता है। अब दोबारा से समझाता हूं कि यदि अपने पास पानी की आवक कम होती है और लागत ज़्यादा होती है तो क्या होगा कि मृदा में पानी की कमी आ जाएगी। यह स्थिति बन जाएगी कि पौधा मुरझाने लग जाएगा। अब पौधा जब मुरझाने लग जाता है उस स्थिति में पौधे को पानी दिया जाता है, तो यदि पौधा हरा हो जाता है तो वह अस्थायी मिलानी बिंदु कहलाता है। और यदि पौधा पानी देने के बाद जीवित नहीं होता है, हरा नहीं होता है, तो वो कहलाता है स्थायी मिलानी बिंदु, यानी पौधा स्थायी रूप से मर चुका है, स्वर्ग में जा चुका, उसको सजीवनी बूटी देने पर भी वो हरा नहीं होगा। और इन दोनों पर, स्थायी और अस्थायी मिलानी बिंदु पर, जो मृदा में कुल नमी उपस्थित होती है, पानी की मात्रा उपस्थित होती है, उसको मुरझान गुणांक या विल्टिंग कोएफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ जी, अब अंतिम छोटे छोटे 2 टॉपिक रहे हैं अपने मृदा जल के। उसके बाद में मृदा वायु और एक टॉपिक छोटा सा और रहता है अपने, उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। छोटे छोटे 2 टॉपिक रहते हैं, मृदा तापमान और मृदा वायु। अब असलांग बिंदु या स्टिकी पॉइंट, असलांग बिंदु या स्टिकी पॉइंट, तो जब क्या होता है कि मृदा में ऐसी स्थिति, इतनी नमी की मात्रा कि यदि मृदा को किसी से चिपकाया जाए तो मृदा नहीं चिपकती है, तो इसको क्या बोला जाता है, स्टिकी पॉइंट। मृदा में नमी की वह मात्रा जिसमें मृदा या मृदा लेप को, पेस्ट को दूसरे पदार्थ से चिपकाया जाता है तो वह नहीं चिपकती है। क्या होगा, वह नहीं चिपकेगी। ठीक है, तो वह बिंदु, वह जल की मात्रा स्टिकी पॉइंट कहलाती है। अब देखते हैं कि मृदा जल को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा जल को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक है जो मृदा में उपस्थित जल को प्रभावित करते हैं, उनके अपनी चर्चा करेंगे। मृदा का गठन, मृदा गठन। 2 नंबर अपने चर्चा करेंगे आर्द्रता, 3 नंबर मृदा संरचना और तापमान, और अंतिम है जीवांश पदार्थ। अब ये जो सारे हैं वो मृदा में जल को प्रभावित करते हैं, मृदा जल को। अब यदि बड़े कण होंगे तो मृदा जल क्या होगा, कम होगा। और छोटे कण में क्या होगा, मृदा जल अधिक होगा। अब जो बड़े कण वाली मृदा है उनमें मृदा का जल क्या होगा, कम होगा, और छोटे कण वाली मृदा है उसमें मृदा जल कम होगा। आर्द्रता अधिक होने पर, आर्द्रता अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होने से आर्द्रताग्राही जल की मात्रा
जल की मात्रा बढ़ती है। अब यदि आर्द्रता अधिक होगी तो आर्द्रता ग्राही जल की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। अब मृदा संरचना बात करते हैं। अब मृदा संरचना में क्या होगा, मृदा कण यदि, मृदा संरचना क्या होता है, उनकी व्यवस्था, मृदा कण यदि पास पास होते हैं, पास पास होते हैं तो क्या होगा, अंतःस्रवण, अंतःस्रवण कम होगा, कम होगा तो क्या होगा, जल बढ़ेगा। अब मृदा जल क्या होगा, बढ़ेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यदि मृदा के कण दूर दूर होंगे तो क्या पानी अंदर नीचे चला जाएगा। जैसे बालू मिट्टी में क्या होता है, नीचे चला जाता है। क्ले और चिकनी मिट्टी में पानी खड़ा रहता है, पानी उनमें जमा रहता है। तो क्या होता है, मृदा कण यदि पास पास होंगे तो दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो यदि दूर दूर होंगे तो अंतःस्रवण क्या होगा, ज़्यादा होगा, सही था, अंतःस्रवण कम होगा। यदि पास पास होंगे तो, पास पास होंगे तो अंतःस्रवण क्या होगा, कम होगा और जो मृदा जल है वो बढ़ेगा। दूर दूर होंगे तो अंतःस्रवण क्या होगा, ज़्यादा होगा और मृदा जल होगा वो कम होगा। अब जीवांश पदार्थ, जीवांश पदार्थ यदि ज़्यादा होंगे, जीवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ने से मृदा जल क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ये था अपना लेसन, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। मृदा, अगले टॉपिक में अपने बात करेंगे वीडियो में मृदा ताप और मृदा वायु के बारे में, मृदा ताप और मृदा वायु के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो तैयार रहिए। वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक करके बताइए, और यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।